जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। जो इक्वेशन क्या है? काइनेटिक इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये है कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की इक्वेशन ड्राइव करनी है। ठीक है, अब इसमें दो टर्म्स वो यूज़ कर रहा है। एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की टर्म यूज़ कर रहा है, दूसरा जो है हमारे सामने वो कौन सी टर्म यूज़ कर रहा है? रेट कांस्टेंट की जो है टर्म यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट को समझ लेते हैं, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन को समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में वो कह रहा है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन when the concentration of reactants is unity। हमारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो? यूनिटी हो। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन हमें बताती है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन या मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। हमारे जो है रिएक्टेंट्स की जब कंसंट्रेशन यूनिटी होगी तो उस वक़्त हमारे केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा? ठीक है, मतलब हमारे केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? रेट का मतलब उस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। तो एक मरतबा मैं दोबारा जो है आपको ये समझा देता हूँ। वो कह रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो यूनिटी, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो या तो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या फिर 1 मोल पर लीटर। ठीक है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है या 1 मोल पर लीटर है तो उस दौरान उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है, उस केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। और इसको हम के से ज़ाहिर करते हैं और अब जाकर हम के की ही इक्वेशन ड्राइव करेंगे। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की भी वो तारीफ़ कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है इट इज़ दैट रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट डिपेंड अपॉन द फर्स्ट पावर, जिसमें रिएक्शन रेट फर्स्ट पावर पर डिपेंड करे। ठीक है, किसकी फर्स्ट पावर पर डिपेंड करे? सिंगल स्पीशी की कंसंट्रेशन की, सिंगल स्पीशी की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर डिपेंड करे। क्या चीज़ डिपेंड करे? रेट डिपेंड करे। अगर ये डेफिनेशन आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं इक्वेशन लिखूँगा, फिर वहाँ से जो है मैं आपको ये जो है डेफिनेशन मज़ीद समझाऊँगा। देखें हमारे पास क्या है, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या चीज़ करने लगे हैं? रेट कांस्टेंट की इक्वेशन डिराइव करने लगे हैं। ठीक है, देखें फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है ए रिएक्टेंट था। वो ए रिएक्टेंट जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। आप इसको पी लिख दें, आप इसको प्रोडक्ट लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, जब टाइम इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो था, जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो था, उस वक्त क्या होगा? रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़ीरो होगी, ना होने के बराबर होगी। ठीक है, ये ज़ीरो है। आप बेशक जो है इसको अल्फ़ाबेटिकली आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब ए है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है मतलब ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया जब टाइम क्या था? ज़ीरो था। अब हम आगे आते हैं, जब टाइम हमारे पास क्या था? टी नॉट था या टी था। ठीक है, मतलब टाइम ज़ीरो से बढ़ गया और किसी भी टाइम पे हम चले गए, टी इज़ इक्वल्स टू हम टी पर चले गए, मतलब टाइम बढ़ गया, ज़ीरो से टी की तरफ आए। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? कम होना शुरू हो जाएगी।
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चूँकि रिएक्टेंट कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, इसी वजह से जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ज़ीरो में आपने x को माइनस नहीं करना, x को प्लस करना है। तो जब ज़ीरो में x को प्लस करोगे तो हमारे पास सिंपल x आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दी एंड जो है आपने इसके साथ जो है इसका यूनिट लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे आते हैं। देखें, हमारे पास जो है इस टाइम पर जो है ना, टाइम t पर हमें जो है कंसंट्रेशन जो है मिल गई है। अब हम रेट ऑफ अ रिएक्शन की जो है इक्वेशन बनाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अब मैं आता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ, की डेफिनेशन की तरफ, जहाँ पे वो क्या बात कर रहा था। जहाँ पे वो ये बात कर रहा था, अगर आप गौर करें, इट इज़ द रिएक्शन इन विच रिएक्शन रेट, ये है रिएक्शन रेट। ठीक है, जो किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है। किसकी फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है? सिंगल स्पीशी की कंसंट्रेशन पे। ये सिंगल स्पीशी है, इसकी कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर, इसकी कोई पावर नहीं है ना, 1 पावर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही होगी कि रेट, रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड करता है? सिंगल स्पीशी की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है। कौन सी पावर पर डिपेंड करता है? फर्स्ट पावर पे। इस पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट पावर है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन को वैसे का वैसे ही चलाएंगे और जैसे ही आप प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म कर दोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, और ये a माइनस एक्स वैसे का वैसे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके a माइनस एक्स को dx के नीचे लेके आ रहा हूँ। a माइनस एक्स को किसके नीचे लेके आ रहा हूँ? dx के नीचे लेके आ रहा हूँ और k dt मेरे पास वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए इक्वेशन ड्राइव करेंगी किसकी? k की। तो देखें, मैंने यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी a माइनस एक्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पर भी जो है इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी dt। k चूँकि कांस्टेंट है, उसको जो है मैं बाहर निकाल दूंगा। और देखें, मैंने आपको अगर इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ाया हो, वहाँ पर मैंने आपको एक बात समझाई होगी कि एक रूल होता है फर्स्ट रूल, एक होता है सेकंड रूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन का सेकंड रूल अप्लाई कर रहा हूँ। नीचे फंक्शन हो, ऊपर इसका डेरिवेटिव हो। अब ज़रा गौर करो, नीचे फंक्शन क्या है मेरे पास? a माइनस एक्स। क्या है फंक्शन मेरे पास? नीचे है a माइनस एक्स। तो हमने देखना है क्या उसके पास ऊपर भी उसका डेरिवेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो a का डेरिवेटिव चूँकि a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 होता है। तो ऊपर -1 मौजूद नहीं है, तो आपने ऊपर -1 से जो है मल्टीप्लाई कर देना है, अंदर भी और इस इंटीग्रेशन के साइन के बाहर भी। ये सिर्फ उस केस में है कि अगर आपको इंटीग्रेशन आती है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया? dx कर दिया, और ये a माइनस एक्स वैसे का वैसे ही, और ये -1 बाहर। अब नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव है। a का डेरिवेटिव वैसे 0 होता है, माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, और इस k को हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 1 के साथ आप लिख दोगे dt, 1 के साथ क्या लिख दोगे? dt लिख दोगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अप्लाई कर देना है।
1 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि 1 को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आप 1 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करो, जवाब 2 लाख ही आना है। ठीक है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो यहाँ पे आपने क्या काम कर देना है, log a माइनस एक्स कर देना है। और ये जो है k हमारे पास क्या है, वैसे का वैसे ही, और 1 की जगह जो है आपने t लिख देना है, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, t होती है। ठीक है, t का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 की इंटीग्रेशन t होगी, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दूसरे का क्या होते हैं, उल्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको इक्वेशन ड्राइव करवा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए क्या काम करोगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलती की, देखें जब भी हम इंटीग्रेशन का साइन खोलते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया है, तो आपने भी ये कांस्टेंट लगाना नहीं भूलना। ठीक है, अभी तक सिंपल सी इंटीग्रेशन चल रही है, ज़्यादा बड़ी इंटीग्रेशन नहीं चल रही। आगे चलते हैं। आगे देखें जब टाइम ज़ीरो होगा ना, आपने ये याद रखना है, जब टाइम ज़ीरो होगा ना तो x ज़ीरो होगा, मतलब x की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। यही जो है ना, आपने टाइम इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो आपने इस इक्वेशन में अप्लाई कर देना है, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। आप कहोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो इन द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ। ठीक है, इक्वेशन मेरे पास क्या आई थी, माइनस लॉग a माइनस एक्स। ठीक है, अभी मैंने इक्वेशन वैसे की वैसे ही लिख दी है ताकि आपको आसानी हो, मगर आप चाहें तो ये वाली इक्वेशन स्किप कर सकते हैं, आपने तो सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। अब ज़रा गौर करें, माइनस लॉग और क्या है हमारे पास, माइनस लॉग के साथ a और x की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये k वैसे का वैसे ही, और ये जो है हमारे पास t की जगह पे आपने ज़ीरो पुट कर देना है, और ये हमारे पास क्या हो गया, c। तो देखो a माइनस ज़ीरो a होगा, तो ये बन जाएगा log a, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, अब जनाब अली यही जो c की वैल्यू निकली है, इसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। ये जो c की वैल्यू निकली है, इसी को आपने क्या काम करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, वो ये वाली थी। ठीक है, इसी में हम जो है c की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये ज़रा गौर करना, माइनस लॉग a माइनस एक्स। ठीक है, आप कहोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैंने इस c की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ये देखो, माइनस लॉग a माइनस एक्स वैसे का वैसे, और ये kt वैसे का वैसे ही, और ये c की जगह जो है मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस लॉग a पुट कर दूंगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, ये जो मैंने काम किया था ना, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए काम किया था, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन जब जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ कांस्टेंट लगता है, तो मैंने उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है। आगे आते हैं, ये देखें, ये लॉग a वहाँ चला जाएगा, ये लॉग a वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो पहले से ही नेगेटिव का था, लॉग a माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू kt। अब ज़रा गौर करो, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग की 2 वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हों तो हम क्या करते हैं, लॉग को एक मरतबा लिखते हैं, मगर इन दोनों वैल्यूज़ को, एक a वाली वैल्यू थी, एक a माइनस एक्स वाली वैल्यू थी, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, a माइनस एक्स, तो यहाँ तक हमारे पास हो गया, इज इक्वल्स टू kt। हमारे पास जो है यहाँ तक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने यहाँ से क्या काम करना है, k की इक्वेशन बना देंगे। देखना
देखो k यहीं का यहीं रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/t, और देखें क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये x है, ठीक है, इसको होल ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। फिर मैंने क्या काम किया, देखें ये जो k है ये मैंने वैसे का वैसे लिखा, उस t को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने वहाँ जाके डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, log a/a-x। अब आपकी बुक वाले ने जो है क्या काम किया हुआ है, नेचुरल लॉग को अरिथमेटिक लॉग में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपने नेचुरल लॉग को अरिथमेटिक लॉग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या काम करोगे, log इज इक्वल्स टू 2.303 LOG लिख दोगे। क्या लिख दोगे, LOG। तो मैं इसकी जगह पे ये लिखने लगा हूँ 2 मतलब नेचुरल लॉग से अरिथमेटिक लॉग में जाने के लिए ये कन्वर्जन फैक्टर है जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। 303 ये हो जाएगा log, और हमारे पास क्या है, इस log की जगह पे मैंने ये लिख दिया, और ये t वैसे का वैसे, और ये a/a-x वैसे का वैसे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है, किसकी, रेट कांस्टेंट की हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से तो अगर तो आपसे वो पूछता है कि रेट कांस्टेंट की इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक इक्वेशन ड्राइव हमारा मकसद पूरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे भी चलना चाहते हैं, इसके कंक्लूजन्स की तरफ चलना चाहते हैं, तो अब हम उसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मगर उससे पहले जो है हम इस टॉपिक को रिकॉल कर देते हैं, एक मरतबा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। देखें हमारे पास रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, हमने सिंगल स्पीशी रखना है, ठीक है ना। सिंगल स्पीशी रखना है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें सिंगल स्पीशी ही रखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम 0 पे ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर थी, चूँकि रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया, फिर हमने काम ये किया कि टाइम को बढ़ा दिया। हमने कुछ देर बाद देखा, हमें कुछ देर बाद ये पता चला कि जब टाइम t हो गया, 0 से t हो गया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में से हमने x को निकाल दिया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में हमने x को डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मतलब कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म किया, यहाँ k लग गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके a-x को dx के नीचे ले गए और dt को जो है k के साथ मिला दिया हमने। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अप्लाई किया, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं, तो हमने जो है -log a-x लिख दिया, और k वैसे का वैसे 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, t होती है। जैसे इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म करोगे, यहाँ क्या लगा दोगे आप, यहाँ आप एक कांस्टेंट लगा दोगे, ठीक है। फिर आपने जो बात याद रखनी है कि भाई टाइम 0 हो तो x भी 0 ही होता है, x भी 0 ही होता है। उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 ये है, माइनस वैसे का वैसे, लॉग की सारी की सारी वैल्यू वैसे की वैसे होगी, सिर्फ x की जगह 0 आ जाएगा, टाइम की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई खाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा 0, तो यहाँ बचेगा सिर्फ c, और a में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा a, और ये नेगेटिव लॉग वैसे का वैसे। हम ये दो स्टेप करने का मकसद क्या था, ये 2 स्टेप करने का मकसद ये था कि हम c की वैल्यू निकाल लें, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें। पहले इंटीग्रेशन से हमने एक इक्वेशन बना ली, ये वाली इक्वेशन बनी, ठीक है। फिर हमने जो है हमारे पास एक कांस्टेंट आया, हमने उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली दूसरे स्टेप में। अब इसी कांस्टेंट की वैल्यू को हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, -log a-x इज इक्वल्स टू kt। इस c की जगह पे जो है हम -log a पुट कर देंगे, ठीक है। ये log वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये kt वैसे का वैसे। यहाँ log की प्रॉपर्टी लगेगी, log को आपने यहाँ एक मरतबा लिखना है, मगर इन दो जो है वैल्यूज़ को आपस में आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, k वैसे का वैसे ही रह जाएगा और t जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस log के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, k की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू निकल आई है हमारे पास।
फिर मैंने कहा कि जी आपकी बुक में ये काम किया हुआ है कि नेचुरल लॉग को उसने अरिथमेटिक लॉग में कन्वर्ट किया हुआ है, तो उसके लिए ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, हमने इस कन्वर्जन फैक्टर को यहाँ अप्लाई कर दिया। तो लॉग की जगह क्या पुट कर दिया, 2.303 इंटू लॉग ओवर टी, और ये हमारे पास क्या आ गई, कंसनट्रेशन A ओवर A माइनस एक्स। अब हम चलते हैं इसकी कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, इक्वेशन हमारी ड्राइव हो चुकी है, अब हमने इस इक्वेशन से जो कंक्लूजन हासिल किए हैं, जो नताइज हासिल किए हैं, हम उनको देखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इन दी एंड जो है हम अब ये देखते हैं कि क्या इस जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है इससे हम क्या कंक्लूजन हासिल कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन जो हमें देखना है वो ये है कि क्या टाइम पीरियड जो हाफ लाइफ है, क्या हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है या नहीं करती। इसके लिए आपने जो काम करना है वो ये काम है, टी को आपने T.5 कर देना है, आपकी मर्ज़ी इसको 1/2 लिख दें। कंसंट्रेशन को आपने क्या कर देना है, जो आपके पास कंसंट्रेशन है x, उसको आपने 0.5a कर देना है। ठीक है, फार्मूला आपने अभी प्रूव किया था थोड़ी देर पहले, वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला मैं आपके सामने ले आता हूँ। वो फार्मूला इसकी तरह का इस तरीके का था कि k बराबर था 2.303 लॉग, और नीचे क्या था हमारे t। ठीक है, और यहाँ पे क्या था a ओवर a माइनस एक्स। यहाँ से हम t का फार्मूला बना लेते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। t वैसे का वैसे, t यहाँ आ जाएगा 2.303 वैसे का वैसे ही, k नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, log वैसे का वैसे ही, और ये जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये वैसे की वैसे ही। ठीक है, जब आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी फिर आपने क्या काम करना है, ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। t की जगह पर हाफ पुट कर दो, मतलब हाफ लाइफ है। ठीक है, 2.303 हाफ लाइफ, जब हाफ लाइफ के बाद उसकी कंसंट्रेशन भी हाफ होगी तभी तो हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया है, 0.5a पुट कर दिया है। ठीक है, ये वाला k वैसे का वैसे ही, ये log वैसे का वैसे ही, ये वाला a वैसे का वैसे ही, ये a वैसे का वैसे ही, x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, 0.5a पुट कर देना है। ठीक है, अब आपके पास ये t हाफ लाइफ जो है ना, t हाफ जो है हाफ लाइफ को ज़ाहिर कर रहा है, 2.303 k वैसे का वैसे ही, log वैसे का वैसे ही, और आपने क्या काम करना है, ये वाला a और यहाँ से आपने a कॉमन ले लेना है और क्या काम करना है, 1 माइनस 0.5 कर देना है। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 2.303 ओवर k log, और ये वाला a इस a से कट जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा 1 में से जब 0.5 निकालोगे क्या बचेगा, 0.5 बचेगा। ठीक है, तो t हाफ जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब हाफ लाइफ क्या आ जाएगी हमारे पास, आप इसको 0.5 लिख दें बेशक, 303 ओवर k, और ये log 1/0.5 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। अगर आप गौर करें ये जो T.5 है ये 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये जो हाफ लाइफ है यहाँ पर इसके पूरे फार्मूले में कहीं आपको x नज़र नहीं आ रहा होगा, कहीं आपको a नज़र नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारी हो गई। अब हम दूसरी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। दूसरी कंक्लूजन जो है ना हमारे पास कुछ इस तरह की है। देखिए हमारे पास एक पैरामीटर आया था हमारे पास, कौन सा, a ओवर, ये दूसरी कंक्लूजन है, a ओवर a माइनस एक्स। ठीक है, ऊपर वाले का यूनिट भी क्या होगा, मोल पर लीटर, और नीचे वाले का यूनिट भी क्या होगा, मोल पर लीटर। ठीक है, चूँकि ऊपर वाला a का जो कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो भी मोल पर लीटर, नीचे वाली कंसंट्रेशन का यूनिट भी जो है मोल पर लीटर। इसका मतलब ये दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब नो यूनिट। इसका मतलब ये जो पैरामीटर है ये भी जो है कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं तीसरे कंक्लूजन की तरफ। देखें अभी आपने एक फार्मूला प्रूव किया था
वो फार्मूला आपका के लॉग के लिहाज से जो है ना, क्या फार्मूला था, सिंपल मैं नेचुरल लॉग के लिहाज से लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपकी बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है 1/t, और फिर मेरे पास है a। इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ इक्वेशन गलत हो गई है थोड़ी सी। k = 1/t लॉग, और फिर जो है हमारे पास a/a-x। अब देखो इसका तो पूरा का कोई यूनिट नहीं है, हमने दूसरे कंक्लूजन में देख लिया है, ऊपर वाली कंसंट्रेशन और नीचे वाली कंसंट्रेशन का यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसका तो कोई यूनिट नहीं है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो ये बन जाएगा सेकंड इनवर्स। थर्ड कंक्लूजन ये निकली कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। अब हम लास्ट कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। वो लास्ट कंक्लूजन हमारे पास क्या थी, हमारे पास फार्मूला ये आया था, टी का फार्मूला आपने यूज़ करना है, ठीक है। टी = हमारे पास 2.303 के, ये पीछे वाली इक्वेशन से ही मैंने जो है इक्वेशन बनाई है, बनी के की इक्वेशन थी, वहाँ से मैंने टी की इक्वेशन बना ली, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो लॉग वैसे का वैसे ही, और ये a-x, इसको आप कॉमन के तौर पर बाहर रखो 303, और ये k वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर जो है लॉग वैसे का वैसे ही। और ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, यहाँ पर भी आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। एक मर्तबा जो है, मतलब इनको फिर आप क्या करना पड़ेगा, जब चूँकि दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं तो बीच में आप दो लॉग्स की वैल्यू के बीच में क्या कर दोगे, नेगेटिव का साइन रख दोगे, नेगेटिव का साइन रख दोगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये फोर्थ कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं, किस कंक्लूजन की तरफ, फोर्थ कंक्लूजन की तरफ। 2.303 ओवर के इस लॉग ए से भी मल्टीप्लाई खा जाएगा, ठीक है, इस लॉग ए से मल्टीप्लाई खा गया। ये जो 2.303 है, 2.303 ओवर के, ये जो है इस लॉग a-x से भी मल्टीप्लाई खा जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम एक ग्राफ ड्रा करते होते हैं, ठीक है। ग्राफ हमें दो तरीके का हासिल होता है। अगर तो आप ग्राफ ड्रा करोगे किसके दरमियान, अगर तो आप ग्राफ ड्रा कर रहे हो यहाँ पर लॉग a-x रख रहे हो, ठीक है, y एक्सिस पर, और अगर आप यहाँ पर जो है टाइम रख रहे हो तो आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन हासिल होगा। मगर ये स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, ऊपर से नीचे की तरफ ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और इसकी स्लोप भी वो आपको बता रहा है आपकी बुक के अंदर, वो कितनी स्लोप है, -2.303, मतलब वो जो आपने k वाली वैल्यू निकाली थी इसको आपने उल्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह की स्लोप आपको हासिल होगी। तो अगर तो आप टाइम और लॉग a-x के दरमियान ग्राफ बनाते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, मगर आपने स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ बनानी है। इसी तरीके से अगर आप ग्राफ ड्रा करते हो किसके दरमियान, टाइम और किसके दरमियान, लॉग a/a-x के दरमियान, तो आपको इस तरह की स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, ठीक है, इस तरह की आपको स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। तो पता ये लगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसकी जो हमारे पास इक्वेशन हासिल होती है, ठीक है ना, वो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ देती है। कौन सा ग्राफ देती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया। इन दी एंड इसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको। एग्जांपल्स में क्या है, 3 एग्जांपल्स वो आपको दे रहा है। नंबर 1 एग्जांपल क्या है कि नाइट्रोजन के पेंटा ऑक्साइड की हम थर्मल डीकम्पोजिशन कर दें, हमें क्या हासिल होता है, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स हासिल होते हैं, नाइट्रोजन के +½ ऑक्सीजन हासिल होती है। चूँकि यहाँ पे सिंगल स्पीशीज रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरह के स्पीशीज जो हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जो है शो करते हैं। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल वो दे रहा है, वो एग्जांपल किसकी दे रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड की, हाइड्रोजन परऑक्साइड की भी जब आप थर्मल डीकम्पोजिशन करोगे, हीट दे के इसको तोड़ोगे, तो हमें क्या हासिल होगा, H2O हासिल होगा +½ O2 हासिल होगा। क्योंकि इस रिएक्शन में भी सिंगल स्पीशीज रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है,
ठीक है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक बेहतर एग्जांपल है। फिर जो है उसने हमें एंड में जो एग्जांपल दी हुई है वो कौन सी एग्जांपल दी हुई है, वो डाईएज़ोमीथेन, जिसको वो किताब में एज़ोमीथेन के नाम से कह रहा है। ये देखें CH3N, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है तो नाइट्रोजन की 3 बाण होने चाहिए। तो यहाँ 2 बाण, इस तरफ 1 बाण, और फिर यहाँ पे 1 बाण, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी भी आपने 3 पूरी कर देनी है। ये जब इसकी जब आप डीकम्पोजिशन करोगे तो हमें क्या हासिल होगा, इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन करने से हमें इथेन मिलेगा, चूँकि कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, C2H6 हमें मिल जाएगा, प्लस हमें क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंगल स्पीशीज रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। इसका मतलब ये वाला रिएक्शन भी जो है ना, जो एज़ोमीथेन वाला रिएक्शन है, जो इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन हमने की है, ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट जो हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। तो मैंने आपको 4 कंक्लूजन दिए, ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको क्या दिया, 4 कंक्लूजन में आपने क्या सीखा कि हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। फिर जो पैरामीटर था A/A-X, उसका कोई यूनिट नहीं होता, वो कंसंट्रेशन से यूनिट से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो रेट कांस्टेंट है उसका जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होता है वो सेकंड इन्वर्स होता है। फिर मैंने इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, वो इक्वेशन कुछ इस तरह की थी, उससे हमें ये इस तरह के ग्राफ हासिल होंगे। तो हमें पता लगता है कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमें ग्राफ हासिल होते हैं वो कौन सा ग्राफ हासिल होता है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हासिल होता है। इन दी एंड ये 3 एग्जांपल्स हमने देखी, क्योंकि इनमें सिंगल स्पीशीज रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की परफेक्ट एग्जांपल है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।